मैं संतोष कुमार मिश्रा मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 विज्ञान 5 जगत वर्गीकरण के बारे में, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। बहुत ही सरल ढंग से आप 5 जगत वर्गीकरण को याद कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले किसने प्रपोज किया इसे, किसी ने 5 जगत वर्गीकरण को दिया? तो आर.एच. वेटेकर ने 1969 में जीवों को 5 जगत में विभाजित किया। कितने जगत में? 5 जगत में। अब आपको ये जो पांचों जगत हैं इन्हें सबसे पहले कम से कम 5 या 7 बार बोलना होगा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, कवक और एनिमेलिया। क्या क्या है ये पॉइंट्स? ये पॉइंट्स देखिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, कवक और एनिमेलिया। इनमें से 3 के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, आपके आसपास ही हैं ये। पहला है प्लांटी, पौधों के बारे में आप जानते हैं, पौधों के गुणों के बारे में जानते हैं। तो बस उन्हीं गुणों को यहाँ आपको लिखना है कि 5 जगत वर्गीकरण में कौन कौन से गुण थे। कवक के बारे में भी जानते हैं, कवक अर्थात फंजाई। फंजाई कवक जो होता है वह आपको मुख्य रूप से कहाँ दिख जाएगा? आप रोटी में, ब्रेड में दिख जाएगा। कुछ उदाहरण बता रहा हूं आपको मैं, जिसके आधार पर आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं अपने आसपास के वातावरण से। मशरूम आपने देखा होगा, कुकुरमुत्ता आपने देखा होगा वो, और एनिमिलिया। जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी जीव जंतु आपको दिखते हैं वो सबके सब एनिमिलिया के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से ये जो 3 जगत हैं इनके बारे में तो आप जानते हैं। अब थोड़ा सा जानकारी हम लोग गे मोनेरा और प्रोटिस्टा के बारे में कि मोनेरा और प्रोटिस्टा है क्या। तो आप सबसे पहले तो ये 5 नाम याद करें, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, कवक, एनिमेलिया। कम से कम 5, 7 बार, 10 बार आप इसको रिपीट कीजिए, आपको याद हो जाएगा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, कवक और एनिमेलिया। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है। और जब आपने ये कर लिया तो अब आपको ये समझना है कि आर.एच. वेटेकर ने वर्गीकरण किस आधार पर किया। तो वर्गीकरण का जो मुख्य आधार था वो 4 थे। पहला, कोशिका संरचना की जटिलता के आधार पर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। कोशिका संरचना की जटिलता अर्थात ये जो है जीव, ये प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। सबसे पहला तो इन्होंने पॉइंट दिया कि ये देखना है कि वो जो जीव है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। दूसरा उन्होंने देखा शरीर संगठन की जटिलता। शरीर संगठन की जटिलता अर्थात वह जो जीव है वह एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। दूसरा पॉइंट क्या था? एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय उन्होंने देखा। तीसरा, पोषण विधि उन्होंने देखा। पोषण विधि, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वह स्वपोषी है, ऑटोट्रॉफिक है या हेट्रोट्रॉफिक है, स्वपोषी है या विषमपोषी है, इसको इन्होंने देखा। और फिर उन्होंने देखा जीवन पद्धति कैसी है, उत्पादक है वो, उपभोक्ता है या अपघटक है। तो ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखना है। पहला, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। दूसरा, एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। तीसरा, वह स्वपोषी है या परपोषी है। और अगला पॉइंट उन्होंने दिया कि वह उत्पादक है, उपभोक्ता है या अपघटक है। इस आधार पर उन्होंने समस्त जीवों को 5 जगत में डिवाइड किया है। ध्यान रखेंगे कितने जगत में? 5 जगत में डिवाइड किया है। और 4 मुख्य रूप से उन्होंने आधार लिए थे। उसके अलावा भी और बहुत सारे जो उनके लक्षण थे, उनकी समानताओं और विसमानताओं के आधार पर उन्हें अलग अलग किया गया। तो वर्गीकरण क्यों किया जाता है? उनकी समानता और असमानता के आधार पर, जिससे हम एक ही जगत के जीवों को एक साथ रख पाए। अब चलिए आगे देखते हैं। ये जो 5 जगत वर्गीकरण है इसको अब आपको समझना है। तो आप सबसे पहले ध्यान देंगे कि जो पहला पॉइंट था, पहला पॉइंट क्या था कि मोनेरा और प्रोटिस्टा, इनके बारे में आगे हम और अच्छी डिटेल से बात करेंगे। यहां हम बात कर रहे हैं कि कौन सा क्या है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि जो पहला है मोनेरा वो प्रोकैरियोटिक है। मोनेरा क्या है? सिर्फ 5 जगत में जो 5 नाम है इनमें से पहला नंबर प्रोकैरियोटिक है। मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, ध्यान रखेंगे। और बाकी चारों जो हैं वो यूकैरियोटिक हैं। प्रोटिस्टा, प्लांटी, कवक और एनिमेलिया ये क्या हैं? ये चारों के चारों यूकैरियोटिक है। पहला प्रोकैरियोटिक है और बाकी चारों यूकैरियोटिक है। ये तो क्लियर हो गया। अब आगे हम देखते हैं कि जो यूकैरियोटिक हैं उनको कैसे डिवाइड किया गया।
उन्हें डिवाइड किया गया है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। जो दूसरा पॉइंट था कि वो यूनिसेलुलर है, एक कोशिकी हैं या बहुकोशिकीय हैं, इसके आधार पर यूकैरियोटिक को, किसको, यूकैरियोटिक को डिवाइड किया गया है। तो जो दूसरा नंबर है, देखिएगा कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो जो दूसरा नंबर है प्रोटिस्टा, वो क्या है, वो यूनिसेलुलर है। क्या है, एक कोशिकी है। तो ध्यान रखेंगे ये क्या है, एक कोशिकी है। कौन सा एक कोशिकी है, प्रोटिस्टा एक कोशिकी है, ये एक कोशिकी है, ये भी एक कोशिकी है, ये देखिए ये एक कोशिकी और ये एक कोशिकी। और अब जो नीचे के तीन बचे ये मल्टी सेलुलर हैं, ये बहुकोशिकीय हैं। तो प्रोटिस्टा एक कोशिकी हो गया। अब मल्टी सेलुलर जो हैं, कितने मल्टी सेलुलर बचे, ये देखिएगा मल्टी सेलुलर बचे प्लांटी, कवक और एनीमिलिया। प्लांटी, कवक और एनीमिलिया, ये तीन बचे मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया, विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल, सेल वॉल के सहित और सेल वॉल के बिना। तो एनिमिलिया में, एनिमल्स में कभी भी सेल वॉल नहीं पाया जाता, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, तो विदाउट सेल वॉल हो गया एनिमेलिया। और विद सेल वॉल दो बचे, कितने, दो, प्लांटी और कवक। तो विद सेल वॉल दो हो गए, प्लांटी और कवक। और जो प्लांटी और कवक हैं, ये इनको पोषण के आधार पर दो भागों में बांट दीजिए। हम जानते हैं कि जो प्लांट होते हैं वो फोटोट्रॉपिक या ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और जो फंजाई होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। प्लांट स्वपोषी होते हैं और फंजाई विषमपोषी होते हैं। ये मुख्य रूप से सैप्रोफाइट्स होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। तो इस तरीके से इसका इन्होंने डिवाइड किया। यहाँ देखिए मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। दो यूनिसेलुलर हैं, एक कोशिकी है, मोनेरा एक कोशिकी है, प्रोटिस्टा एक कोशिकी है। तो एक प्रोकैरियोटिक है, पहला नंबर प्रोकैरियोटिक से ही शुरुआत होती है, ध्यान रखेंगे, प्रोकैरियोटिक है। दूसरा नंबर यूनिसेलुलर है, लेकिन यह यूकैरियोटिक है। अब उसके बाद तीन बचे ये मल्टी सेलुलर, ये यूकैरियोट्स हैं। तो मुख्य रूप से जो इनकी विशेषता है, तो कम से कम 4-5 यदि विशेषता लिखने को आता है तो इनके बारे में आप जाने रहिए। मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, बाकी सबके सब यूकैरियोटिक हैं। मोनेरा और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है, एक कोशिकी हैं, और बाकी सब बहुकोशिकीय हैं। अब चलिए देखते हैं मोनेरा की विशेषता। तो मोनेरा की विशेषता देखिए, जितने भी आपको पढ़ना है, जितने भी ये 5 जगत हैं, इनके बारे में पढ़ने के पहले इनके उदाहरण आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आप इनके लक्षणों को बहुत आसानी के साथ लिख पाएंगे। तो उदाहरण क्या है, मोनेरा का उदाहरण सबसे पहले याद रखिएगा, बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी या ब्लू नील हरित शैवाल। क्या है ये, नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी, ये कहलाते हैं। नॉस्टॉक, एना वीना वगैरह है। तो ये पहले सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है वो आप याद कर लीजिए। बैक्टीरिया, मोनेरा में क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आता है, माइकोप्लाज्मा आता है। यदि ये उदाहरण आपने याद कर लिया तो अब आप इनके पॉइंट्स बहुत आसानी के साथ लिख सकते हैं। पहला, मोनेरा ये एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। सबसे मेन विशेषता, एक कोशिकी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। इन जीवों में संगठित केंद्रक एवं कोशिकांग का अभाव होता है। इनमें संगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है और कोशिकांग भी इनमें नहीं पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ध्यान रखिएगा। कुछ मोनेरा में कोशिका भित्ति पाई जाती है जैसे जीवाणु, और कुछ में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है जैसे माइकोप्लाज्मा। कुछ में पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता। ये नीचे की तरफ देखिएगा, ये जीवाणु है, ये जीवाणु है, ये माइकोप्लाज्मा है, और ये क्या है, साइनोबैक्टीरिया है, ये नॉस्टॉक है। ये इसके मुख्य उदाहरण हैं जिनके चित्र आपको नीचे दिखाई दे रहे होंगे। तो इनमें कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है जैसे जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जो माइकोप्लाज्मा है उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जो कोशिका भित्ति है वह म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। ये दोनों प्रकार के होते हैं, स्वपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं। और इसका उदाहरण बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। तो ये याद कर लीजिएगा। जो मुख्य रूप से आपको याद करना है, एक कोशिकीय होते हैं, पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा, प्रोकैरियोटिक होते हैं, और चूंकि ये एक कोशिकीय हैं, प्रोकैरियोटिक है, इनमें केंद्रक एवं कोशिकांग का अभाव होगा। सबसे पुराने जीव जो है इनमें संगठित केंद्रक और कोशिकांग का अभाव होगा। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी और पाई भी जाएगी।
तो यदि पाई जा रही है तो उदाहरण जीवाणु, और नहीं पाई जा रही है तो उसका उदाहरण माइकोप्लाज्मा। स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों प्रकार के इसमें पोषण पाया जाता है। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा क्या है? एक कोष की यूकैरियोटिक होते हैं, ध्यान रखेंगे, एक कोष की यूकैरियोटिक होते हैं, इनमें विकसित केंद्रक एवं कोशिकांग उपस्थित होता है। अब प्रोटिस्टा का उदाहरण आपको याद करना है, तो सबसे पहले प्रोटिस्टा का उदाहरण याद कर लीजिए, तो उसके आधार पर आप आराम से इसके बारे में कुछ न कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे और आपको याद हो जाएगा। तो प्रोटिस्टा का उदाहरण आप याद रखेंगे। नीचे की तरफ देखिएगा, नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा, ये नीचे की तरफ क्या है? ये अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। इसका उदाहरण मुख्य रूप से जो आपको उदाहरण याद करना है वो याद कर लीजिए, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया और यूग्लिना हो गया, ये सब एक कोश की है। तो अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, इनमें विकसित। अब आप जब अमीबा का चित्र बनाते हैं तो आप उसमें देखिए कि किस तरीके से क्या करते हैं। तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इनमें विकसित केंद्रक एवं कोशिकांग उपस्थित होता है। कुछ प्रोटिस्टा में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जैसे फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो, उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, और कुछ में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जैसे प्रोटोजोआ। मतलब जो हमने पहले मोनेरा में देखा था उसी तरीके के यहाँ भी लक्षण हैं। कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है और कुछ में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो जो फाइटोप्लैंक्टन है उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जो जूप्लैंक्टन है उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जैसे प्रोटोजोआ। अब जूप्लैंक्टन नहीं, जैसे प्रोटोजोआ है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये स्वपोषी होते हैं जैसे फाइटोप्लैंक्टन, और विषमपोषी होते हैं जैसे जूप्लैंक्टन। ये दोनों प्रकार के होते हैं, इनमें भी दोनों प्रकार का पोषण पाया जाता है, स्वपोषी और विषमपोषी। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने मोनेरा में देखा था। इनमें गति फ्लैजिला, सीलिया या स्यूडोपोडिया के द्वारा होती है। किसके द्वारा? फ्लैजिला, सीलिया या स्यूडोपोडिया के द्वारा इनमें गति होती है। तो जब आप अमीबा बनाते हैं तो जानते हैं कि इनमें स्यूडोपोडिया पाया जाता है, जिसके कारण ये गति करता है। पैरामीशियम, ये सेकंड नंबर का चित्र है, तो इसमें क्या पाया जाता है? इसमें सीलिया पाए जाते हैं, बाहर रोम की जैसी संरचना, और यूग्लिना में क्या है? फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये इनमें गति होती है, किसके आधार पर? फ्लैजिला, सीलिया या स्यूडोपोडिया के द्वारा इनमें गति होती है। ये एक कोश की यूकैरियोटिक जीव होते हैं। नेक्स्ट, कवक। कवक क्या होते हैं? बहुकोशिकी होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं एवं विषमपोषी होते हैं। बहुकोशिकी होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, ध्यान रखेंगे, बहुकोशिकी, यूकैरियोटिक एवं विषमपोषी जीव होते हैं। इनमें भी विकसित केंद्रक और कोशिकांग उपस्थित होता है। इनकी जो कोशिका भित्ति है काइटिनिया फंगल सेलुलोज की बनी होती है। कवक के बारे में मैं डिटेल से जब प्लांट वर्गीकरण देखेंगे तो उसमें मैं और अच्छे से आपको इसके बारे में बताऊंगा। इनमें विकसित केंद्रक और कोशिकांग उपस्थित होता है। कोशिका भित्ति काइटिनिया फंगल सेलुलोज की बनी होती है। इनकी संरचना, जो शारीरिक संरचना होती है उसे थैलस कहते हैं, जो पतले धागे जैसी संरचना हाइफी से बनी होती है। ध्यान रखेंगे, कवक जो है वो किससे बना होता है? हाइफी से बना होता है। ये क्या है? हाइफी। हाइफी से बना होता है, और ढेर सारे हाइफी आपस में मिल जाते हैं तो उसे कहते हैं हम माइसीलियम। नीचे की तरफ चित्र देखिएगा, कुकुरमुत्ता है और ईस्ट है, एगेरिकस, कुकुरमुत्ता, राइजोपस, एस्परजिलस, ये इसके उदाहरण हैं। कवक में संवहन तंत्र का अभाव होता है, वैस्कुलर सिस्टम का इनमें अभाव होता है। इनमें भोजन का संग्रहण ग्लाइकोजन या वसा के रूप में होता है। उदाहरण ईस्ट, एगेरिकस, राइजोपस। कवक को देखना हो, कवक के बारे में याद करना हो तो ये मशरूम देख लीजिएगा, ईस्ट देख लीजिएगा, ब्रेड में जो फंगस लगता है, जो कवक लगता है, उसको देख लीजिएगा, तो ये आपकी समझ में आ जाएगा। बहुकोशिकी यूकैरियोटिक विषमपोषी केंद्रक कोशिकांग उपस्थित होता है। कोशिका भित्ति जो होती है काइटिनिया फंगल सेलुलोज की बनी होती है। इनकी जो शारीरिक रचना है उसको थैलस कहते हैं। जड़ तना पत्ती में विभाजित नहीं होता है ये, और पतले धागे जैसी संरचना हाइफी से मिलकर बना होता है, जिसे माइसीलियम कहते हैं। प्लांटी, ये बहुकोशिकी यूकैरियोटिक एवं स्वपोषी होते हैं। पौधों के बारे में हम जानते हैं, पौधों का वर्गीकरण डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। इनमें विकसित केंद्रक और कोशिकांग उपस्थित होता है। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है। इनमें संवहन तंत्र भी उपस्थित होता है और कुछ में नहीं भी होता है। इनमें हरित लवक उपस्थित होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है।
इनमें भोज्य पदार्थ स्टार्च एवं लिपिड के रूप में संग्रहित होता है। किस रूप में? स्टार्च एवं लिपिड के रूप में संग्रहित होता है। उदाहरण है शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इनके बारे में डिटेल से बात हम लोग बाद में करेंगे जब प्लांट का क्लासिफिकेशन देखेंगे। ये है शैवाल, पहले नंबर पे शैवाल, दूसरे नंबर पे ब्रायोफाइटा, तीसरे नंबर पे चित्र देखिए टेरिडोफाइटा और ये जिम्नोस्पर्म। अब देखते हैं एनिमेलिया के बारे में। एनिमेलिया अर्थात जितने भी जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं, वो सब एनिमेलिया में आते हैं। ये बहुकोशिकी, यूकैरियोटिक और विषमपोषी होते हैं। ये मुख्य हैं। इनको आप चाहें तो यदि लिखने को आता है तो अलग अलग पॉइंट भी लिख सकते हैं। ये बहुकोशिकी, यूकैरियोटिक और विषमपोषी जीव होते हैं। इनमें विकसित केंद्रक और कोशिकांग उपस्थित होता है। इनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ध्यान रखेंगे, एनिमेलिया में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अधिकतर जंतु जो होते हैं चलायमान होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। इनमें शारीरिक संगठन कोशिका ऊतक अंग एवं अंग तंत्र स्तर का होता है। उदाहरण पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा, नेमेटोडा, एनेलिडा आदि। एनिमेलिया के बारे में भी जब हम आगे इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे तो डिटेल से हम इनके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से इनके लक्षण होते हैं। अभी फिलहाल यदि 5 जगत वर्गीकरण आता है तो 5 जगत वर्गीकरण के लिए जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं, इतने पॉइंट्स पर्याप्त हैं लिखने के लिए। आप बस इन कुछ पॉइंट्स को बस आपको दिमाग में रखना है। एक कोशिकी, बहुकोशिकी, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, स्वपोषी, विषमपोषी, इनमें केंद्रक एवं कोशिकांग और कोशिका भित्ति पाई जाती है या नहीं पाई जाती। ये 4-5 पॉइंट्स भी याद कर लेंगे तो पर्याप्त। अब यही देखें, सेल टाइप क्या है, सेल वॉल क्या है, इनका एक कंपैरिजन है, तुलनात्मक अध्ययन है। प्रोकैरियोटिक है मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। यूकैरियोटिक है सेल वॉल, तो सेल वॉल किस में होता है, किस में नहीं होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस तरीके से 5 जगत वर्गीकरण आपको उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस याद करना है मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। जितने पॉइंट्स शुरू में बताया हूं वो पॉइंट्स अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा और अलग अलग पॉइंट्स इनके बना के आप नोट्स भी जरूर बना लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।